तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, नया किस्सा लेकर। आज मैं आपको उस कांड के बारे में बताऊंगा जो पूरे महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे देश में उस समय जोशी अभयंकर केस के नाम से मशहूर हुआ। ये कहानी मुंबई से सटे हुए एजुकेशनल सेंटर सिटी, जिसको सिटी ऑफ गार्डन भी कहा जाता है, कंटोनमेंट है, बहुत बड़ी एजुकेशन का बहुत बड़ा सेंटर है। उस शहर का नाम है पूना, पुणे कह देते हैं, पुणे महाराष्ट्र मराठी में। और ये मुंबई से तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी पे है। और बहुत ही वेल एजुकेटेड पीपल और कुछ रिटायर्ड लाइफ वाले लोग जो हैं, शांति पसंद लोग, वो अपने खुले डुले माहौल में उस शहर में रहते हैं। वायलेंस किस्म की चीज़ वहाँ पे बहुत कम नोटिस की जाती थी। एक बहुत ही कल्चर्ड सिटी गिना जाता है महाराष्ट्र का। जिस तरह से नॉर्थ इंडिया में हम लोग देहरादून और चंडीगढ़ दो ऐसे शहर हैं जिनका कल्चर और करैक्टर काफ़ी पूना से मिलता है। तो उस शहर में 1976, आधा 76 और पहले 3-4 महीने 1977 के बहुत बहुत ही भयानक और डरावने वाले थे। ये वो माहौल था जहाँ बिना कर्फ्यू लगे शाम को 6 बजे के बाद घर से कोई नहीं निकलता था। एक अनडिक्लेयर्ड कर्फ्यू था शहर में। इतना लोग डरे हुए थे, पार्टिकुलरली अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 76 का, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने 77 के। इतना डर का, दहशत का माहौल था कि हर आदमी दूसरे शख्स को शक की निगाह से देखता था। ऑटो रिक्शा में बैठने वाला आदमी ऑटो रिक्शा वाले से डरता था, ऑटो रिक्शा वाला उस आदमी से डरता था जो उसकी सवारी बनने का इच्छुक था। अड़ोसी पड़ोसी एक दूसरे को घूर घूर के देखते थे। हर आने जाने वाले पर अजीब किस्म की शक की नज़रों से देखा जाता था। कारण ये था कि उस शहर के 4 बदमाशों ने इतना आतंक फैला के रखा था पूरे शहर में कि जिसके घर में घुस जाते थे उसमें पूरी फैमिली को मार के बाहर निकलते थे। मोटिव सिर्फ रॉबरी हुआ करता था, उसके अलावा कुछ नहीं। बड़े अमीर घरों को टारगेट करते थे जहाँ से उनको बहुत सारा पैसा, सोना, गहना, इस किस्म की चीज़ मिले। बाहरी चीज़ कभी उठा के नहीं लेके जाते थे। कोई टीवी, फ्रिज या इस किस्म की कीमती सामान जो था वो नहीं लेके जाते थे। कैश, गोल्ड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी, इस किस्म की चीज़ें। लेकिन उसके पहले पूरे घर में जितने लोग होते थे, नौकर हों या आपस में रिश्तेदार हों, सबको मार के जाते थे, जान से मार के। ये एक आतंक का माहौल जो पैदा किया था वो 4 स्टूडेंट जो एक ही कॉलेज के विद्यार्थी थे, जिसका नाम था अभिनव कला महाविद्यालय, आर्ट्स कॉलेज था। चारों लोग, उनके मैं नाम आपको पढ़ के बताता हूँ। राजेंद्र जक्काल, आपने नाम सुना होगा, बहुत मशहूर रहा। दिलीप सुतार, ये उसका खास जोड़ीदार। तीसरा शांताराम जगताप और चौथा मुनव्वर शाह। ये चारों लोगों ने, स्टूडेंट की जो उम्र होती है 18, 19, 20 साल, उस उम्र से इस किस्म के क्राइम करने शुरू किए, जिसके चलते बाद में पुलिस वालों को यहाँ तक शायद सोचना पड़ा कि ये कहीं साइको किलर्स तो नहीं। लेकिन जब उनका मोटिव देखा गया तो बाद में पता चला कि ये हार्ड कोड क्रिमिनल थे और उसके अलावा इनका जो साइको वाला जो पार्ट होता है वो इनमें कहीं इन्वॉल्व नहीं होता। देखिए शुरुआत कैसे होती है क्राइम की। इनके साथ, चारों के साथ, उसी कॉलेज में अभिनव कला महाविद्यालय में एक स्टूडेंट पढ़ता था जिसका नाम था प्रकाश हेगड़े।
अब प्रकाश हेगड़े वो कर्नाटका के बेसिकली रहने वाली फैमिली थी। बहुत सारे एपिसोड में बता चुका हूँ कि उस एरिए के ज़्यादा लोग होटल और रेस्टोरेंट के बिजनेस में होते हैं। उसी तरह प्रकाश का जो बाप था वो भी इनके कॉलेज के नज़दीक ही एक रेस्टोरेंट चलाता था जो बहुत पॉपुलर था। बहुत स्टूडेंट वहाँ पे जाके चाय पीने के लिए या नाश्ते के लिए या और से लोग खाना खाने के लिए वहाँ जाते थे। उसका नाम था विश्वा रेस्टोरेंट। बहुत साल तक वो रहा है, लेकिन बाद में शायद वो बंद हो गया। तो उसके मालिक जो था विश्वा रेस्टोरेंट का, उसके बेटे का नाम था प्रकाश हेगड़े। वो इनका क्लास फेलो था। एक दिन इन्होंने प्रकाश पहला क्राइम जो 76 के शुरुआत में इन्होंने अगस्त के करीब 1976 में उसको अपने एक टेंट शेड था राजेंद्र जकाल का, राजेंद्रा जकाल कॉलेज के नज़दीक ही उसने एक उजाड़ सी जगह में एक टेंट का शेड डाला हुआ था, जहाँ पे वो अपने दोस्तों को कहता था कि वो किसी किस्म की कोई रिसर्च करता है, कोई छोटा मोटा इक्विपमेंट रखा हुआ था। वो लेबॉर्ट्री की तरह उसको शो ऑफ करता था। उसमें कुछ केमिकल्स रखने, कुछ रस्सियाँ रखनी, कुछ हथियार छोटे मोटे रखने, इस किस्म का काम वहाँ पे रखा हुआ था। एक जो एक रहने का सामान होता है, एक तख्तपोश किस्म की वो चारपाई और कुछ सराहने वगैरह, कंबल, चद्दर, इस किस्म का सामान छोटा सा उसने उसमें रखा हुआ था टेंट शेड में। लेकिन उसका जो दरवाज़ा था वो मेन रोड की तरफ नहीं था, दूसरी तरफ था। तो बाहर से आते जाते लोगों को पता नहीं चलता था कि इस छोटे से झोपड़े में, टेंट शेड में क्या होता है। तो प्रकाश को पकड़ के यारी दोस्ती में उसको फुसला के टेंट शेड में लेके जाया जाता है। वहाँ से उसको उसके पाँव बांध के और उसको मार पीट के उससे हैंडराइटिंग में एक चिट्ठी लिखवाई जाती है अपने बाप के नाम, जिसमें इतना लिखा होता है कि मैं अपनी मर्ज़ी से घर छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, उसके हैंडराइटिंग से। और वो चिट्ठी लिखवाने के बाद प्रकाश के मुंह में एक कपड़ा दे के, कपड़े की गेंद बना के, एक बॉल बना के उसको मुंह उसका बंद करके रस्सी से उसका गला दबा दिया जाता है और उसको मार दिया जाता है। ये कहानी मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि सब मर्डर्स में एक ही मोडस ऑपरेंडी थी। मुंह में कपड़ा दे के, हाथ पैर बांध के, उनके कपड़े उतार के, पूरे कपड़े उतार देते थे, हर आदमी हो या औरत हो। ये इनकी मोडस ऑपरेंडी का हिस्सा था। और बाद में नायलन की उस रस्सी से उनका गला दबा के उनको मार दिया जाता था। एक ऐसा क्यों करते थे ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो उसको, प्रकाश को मार के उसकी बॉडी, एक पाइप उनके पास पड़ा था गोल, जो सीवरेज पाइप होता है लोखंड का, उसके अंदर डाल दिया और दोनों तरफ से पाइप को बंद करके उसमें पत्थर वगैरह भर के उसके नज़दीक ही एक छोटी सी लेक थी, पौंड था, छप्पड़ जिसको बोल देते हैं, उसमें रोल करके उसको धकेल के उसको, जो पाइप थी जिसमें प्रकाश की बॉडी थी, उसको उस पानी के उस तालाब में उसको फेंक दिया गया। और इस समय उनके साथ एक और लड़का भी था जिसका नाम पुलिस ने नहीं दिया क्योंकि वो लड़का बाद में सरकारी गवाह बन गया था। तो ये पांचों ने वो क्राइम किया। और सरकारी गवाह का नाम इसलिए नहीं देते कि उसकी जान को खतरा कभी भी हो सकता है। बहुत बड़ा केस था, बहुत लंबा समय तक ये माहौल पूना में रहा। तो उसके बाद इनका हौसला बढ़ा। पांचवा आदमी तो उनके साथ ज़्यादा देर नहीं रहा, वो अंडरग्राउंड हो गया पहले क्राइम के बाद, वो इतना डर गया था। लेकिन उसके बाद ये लोग वहाँ से निकले। अगस्त के बाद अक्टूबर में इन्होंने कोल्हापुर में जाके, पूना से कोल्हापुर ट्रैवल किया। वहाँ पे एक बंगले में घुसे, लेकिन उस बंगले में सिक्योरिटी बहुत मजबूत थी। उसके सिक्योरिटी वालों ने इनको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ये वो जो बार्ड वायर जो लगी होती है, वो कांटेदार तार जो लगी होती है दीवारों के घर के बाहर, उसको कूद के इंजर्ड भी हो गए, ये भागने में कामयाब हो गए। इतनी मुश्किल से बचे
लेकिन फिर भी अपनी वो हरकतें इन्होंने नहीं छोड़ी। और दूसरा इनका बड़ा केस जो था वो आपको मैं बता दूं, बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त है, इसलिए मैंने वो लिख के रख लिया था। फिर अगस्त में ये कोल्हापुर का केस हुआ, वो उसमें कामयाब नहीं हुए। उसके बाद बड़ा इन्होंने जो कांड किया पूना शहर में, वो किया 31 अक्टूबर 1976 को। एक जोशी फैमिली थी वहाँ पे, बड़े अमीर बिजनेसमैन थे, उनके घर में घुसे और वहाँ पे उनको उनकी जो उनकी पत्नी एजड थे, और उन दोनों को इसी मोटर्स ऑपरेंडी से जिस तरीके से प्रकाश हेगड़े को मारा था, वही पूरी हरकत इन बिन बिल्कुल एक जैसी इन दोनों मियाँ बीवी के साथ उन्होंने किया। उनको मारा और जैसे पूरा सामान लूट के घर से बाहर निकल रहे थे, उनका बेटा आनंद जो पिक्चर देखने गया हुआ था, वो बदकिस्मती से वापस आ जाता है। उसको भी पकड़ के उसी तरह मार के उसकी बॉडी वहाँ पे फेंक के ये चारों लोग वहाँ से फरार हो जाते हैं। तो एक पहला प्रकाश हेगड़े का केस, उसके बाद जोशी फैमिली के 3 लोगों का मर्डर। तो 2 महीने में 4 मर्डर पूना शहर में मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस से होते हैं और कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिलता है कहीं से भी। ये देखिए बड़ी अजीब बात है, क्योंकि किसी भी चीज़ को खुद टच नहीं करते थे। उनको मारने के पहले घर के मेंबर्स को कहते थे अपना पूरा सामान उतार के ये इस कपड़े में डाल दो, और कपड़े भी तकरीबन वही होते थे जो उन्होंने उस अपने विक्टिम्स के बदन से उतारे होते थे। तो इस तरीके से इतने शातिर दिमाग से ये चारों स्टूडेंट जो थे वो काम करते थे। उसके बाद नेक्स्ट बड़ा कांड ये लोग करते हैं 22 नवंबर को, लेकिन वहाँ भी जो बाफना फैमिली होती है वहाँ भी इनकी नहीं चलती। वहाँ पे कुछ कुत्ते वगैरह रखे हुए थे, सिक्योरिटी गार्ड थे, दरवाज़ा खुला नहीं, तो वहाँ से भी इनको भागना पड़ा। उसके बाद सबसे जो दिल हिला देने वाला जो कांड किया है इन्होंने, वो 1 दिसंबर को 1976 को, 1 दिसंबर 1976, वहाँ पे अभयंकर फैमिली थी एक, मिस्टर काशीनाथ अभयंकर, संस्कृत के बहुत बड़े स्कॉलर थे। पूरे शहर में नहीं पूरे देश में उनकी एज संस्कृत स्कॉलर ख्याति थी। बहुत दूर दूर से लोग उनसे संस्कृत सीखने या ट्रांसलेशन वगैरह करवाने वो उनके पास आते थे। और बहुत ही वेल रिस्पेक्टेड फैमिली, 88 ईयर्स उनकी एज थी, ग्रैंड पेरेंट थे, उनकी वाइफ की उम्र बहुत ज़्यादा थी, बच्चे आगे, ग्रैंड चिल्ड्रन, बहुत बड़ी फैमिली और बहुत बड़ा घर उनका। तो वहाँ पे ये लोग 1 दिसंबर 1976 को घुसते हैं। उसमें मिस्टर अभयंकर काशीनाथ का, उनकी वाइफ का मर्डर करते हैं, और उनके जो 5 मेंबर जो घर के होते हैं, इंक्लूडिंग उनकी जो मेड सर्वेंट होती है, उसका भी मर्डर कर दिया जाता है। तो बड़ा अजीब पूरे शहर में माहौल जो मैंने आपको बताया, वो शायद पहला साल था पूना की इतिहास में जब लोगों ने क्रिसमस नहीं मनाई दिसंबर में और नया साल नहीं मनाया। तो एक तरह से पूरे शहर में सन्नाटा छाया हुआ था। तो पूरी पुलिस फोर्स लगी हुई थी। मतलब मुंबई से भी कुछ खास जो बड़े अच्छे इन्वेस्टिगेटर होते थे, उनको भी पूना भेजा गया इस केस को सॉल्व करने के लिए। उनमें शायद शरद अवस्थी एक थे एसीपी, वो 2 भाई थे, शरद अवस्थी, और उनके एक और जुड़वा ब्रदर थे, दोनों ट्विन ब्रदर थे, दोनों मुंबई पुलिस में थे और दोनों एसीपी रिटायर हो गए हैं। तो वो उनमें से शरद जो एक था, उसको भी पूना भेजा गया क्राइम ब्रांच मुंबई से। और लोकल जो पूना की जो क्राइम ब्रांच थी और पुलिस वाले थे, उनमें मेरा ख्याल सबसे मशहूर नाम था उनका, इंस्पेक्टर थे वहाँ पे मधुसूदन, एसीपी मधुसूदन, बहुत अच्छे कार्रवाई करने वाले थे।
उनको भी टीम स्पेशल लगाई गई। तो इस तरीके से 1 साल से कम समय में अगस्त से लेके मार्च तक जो टोटल 10 मर्डर इन लोगों ने बड़े बुरी तरह ग्रूसम मर्डर, वो ये और आदमी नज़र नहीं आ रहे थे। तो 7-8 महीने में 10 मर्डर, नामचीन लोगों के वो भी, और इस तरह से करके एक जो पुलिस के लिए तो सरदर्दी थी, लोगों के लिए भी सरदर्दी थी, वो जाएं तो जाएं कहाँ। अचानक वो जो पहला सबसे जो लड़का था, शख्स था, जो मैंने शुरू में जिक्र किया, उस लड़के ने कहीं ना कहीं डर के इतना, उसको तो मालूम था कि यही चारों लोग कर रहे हैं। उन्हीं दिनों में उसकी जो वो पानी के उस तालाब में जो बॉडी डाली गई थी प्रकाश हेगड़े की, वो काफ़ी गल सड़ गई और उसकी हड्डियां कुछ बची उसमें, वो सरफेस हो जाती है। तो उसकी जब इंक्वायरी शुरू होती है तो वो लड़का पुलिस को कॉन्फिडेंस में सब कुछ बता देता है कि मेरे सामने हुआ था, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया था, और उसके बाद मेरा इन चारों लड़कों के साथ कोई लेना देना नहीं रहा और मैं कभी उनके साथ दोबारा नहीं गया। तो उस लड़के की शनाख्त पे पुलिस ने इन चारों को ढूंढना शुरू किया और एक एक करके चारों को पकड़ लिया। जब इनकी स्टेटमेंट्स हो रही थी तो इन्होंने हैरानीजनक खुलासे किए। इनको पूछा गया कि जब आपका इरादा सिर्फ लूटमाट करना होता था तो आप उनको मारते क्यों थे? तो इनका कहना था कि लूटमार करके अगर हम उनको ज़िंदा छोड़ देते तो हम एक हरकत करने के बाद ही पकड़े जाते, हमारे वो आई विटनेस बन जाते, हमें पहचान लेते, और हम उसके बाद पहले इंसिडेंट के बाद ही जेल की सलाखों के पीछे होते। हम तो बहुत बड़े काम करने वाले थे, ये तो उस लड़के ने हमें धोखा दे दिया। मतलब इनको कोई रंजिश नहीं थी। फिर उनको पूछा गया कि वो मारने के बाद उनको हाथ पैर बांध देते थे और उसके बाद उनके कपड़े क्यों उतारते थे? तो इनका देखिए शातिर दिमाग, इनका कहना था वो कपड़े इसलिए उतार देते थे कि वो कहीं भाग के घर से बाहर नहीं निकल सके। तो बोले एक घर के कई रास्ते होते हैं, हमें हाथ से कहीं निकल जाएं और दूसरे दरवाजे से बाहर निकल के शोर मचा दिया और पब्लिक महाराष्ट्र में बहुत जल्दी इकट्ठी होती है तो हमारी पब्लिक पटाई कर देती। इसलिए हम सबसे पहले उसका मुंह बंद करते थे कि वो शोर शराबा नहीं करे, आवाज़ नहीं निकाले। उसके बाद हाथ पांव इसलिए बांधते थे कि वो भाग नहीं सके, और कपड़े इसलिए उतार देते थे कि वो बाहर नहीं जा सके घर के बाहर। ये इनका ये तौर तरीका था। और उनके कपड़े हम इसलिए ले जाते थे कि कभी किसी तरीके से कहीं कोई एक आध की सांस बची हो और वो उठ के किसी तरह हमारा पीछा नहीं कर सके तो हम उसके कपड़े भी उतार के ले जाते थे, और ताकि हमारे जो फिंगर प्रिंट्स हैं वो उसमें नहीं रहें। और इन्होंने एक और खुलासा किया कि बहुत हैवी परफ्यूम लगा के जाते थे हर घर। जिस घर में भी ये हरकत करने जाते थे तो परफ्यूम जो लगाते थे बॉडी में बहुत हैवी डोज लगाते थे। उसका कारण ये होता था कि कहीं उनकी स्मेल वहाँ पे अगर छूट गई किसी जगह से और डॉग स्क्वाड को वापस उनके पीछे लगा दिया गया तो कुत्ते जो है पुलिस के जो डॉग हैं, डॉग स्क्वाड जो होता है, वो उनकी स्मेल को ढूंढते ढूंढते उन तक ना पहुँच सके, उसके लिए बॉडी पे स्प्रे करके वो जाया करते थे, हैवी स्प्रे करके। तो इस किस्म का क्रिमिनल माइंड इनका चारों का। और पकड़ने के बाद बड़ी लोगों में एक रिलीफ भी आया, गुस्सा भी आया, और एक स्पेशल कोर्ट बनाई गई इनकी ट्रायल के लिए। और उस कोर्ट में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किए गए मिस्टर श्यामराव सामंत। उनका जिक्र मैं बहुत बार कर चुका हूँ। गोवा वाले केस में, कस्टम के केस में उनकी बेटी ने वो केस फ्री में लड़ा। वो एक मैंने डायमंड वाले का किस्सा आपको सुनाया था जिसको जहाज़ से उतार के ले आए थे, उसका केस श्यामराव सामंत जी ने लड़ा। बहुत बढ़िया वकील थे। कुछ जो सिख टेररिस्ट थे उनका केस भी पूना जेल में जाके लड़ते रहे। सीबीआई के और महाराष्ट्र सरकार के बहुत बड़े वकील रहे और बहुत उनकी इज्जत थी और ख़याती थी।
उनकी बेटी रंजना जो थी वो बाद में महाराष्ट्र हाई कोर्ट, जो बॉम्बे हाई कोर्ट है, उसकी जज भी रही और बाद में सुप्रीम कोर्ट की जज भी रही हैं। तो बहुत बड़ी फैमिली थी। तो श्यामराव सावंत की अगुवाई में ये केस लड़ा गया और 3-4 महीने में ही पूरी कार्रवाई पूरी करके इन 4 के 4 लोगों को पूना की सेशन कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुनाई। चारों को फांसी। पहली बार पूना में ऐसा हुआ कि एक केस में सब के सब एक्यूज को फांसी की सज़ा। और जैसे ही ये लोगों को सज़ा हुई और बाहर लोगों का क्राउड बहुत हजूम खड़ा था कोर्ट के बाहर, तो ये लोग कोर्ट की सीढ़ियाँ उतरते हुए चारों पब्लिक को हाथ हिला के वेव कर रहे थे कि जैसे कि बहुत बड़ा कोई मेडल जीत के आ रहे हैं। इनको कोई रिमोर्स नहीं था। उसके बाद इनके घर वालों ने अपील किया बॉम्बे हाई कोर्ट में, वहाँ से इनकी अपील हारी गई। उसके बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया, वहाँ से भी हार गए। फिर प्रेसिडेंट को अपील किया और करते करते एंड में 1983 में हर जगह से हारने के बाद इनको पूना की येरवाड़ा जेल में चारों को फांसी दे दी गई। तो ये केस था पूरा जोशी अभयंकर हत्याकांड के नाम से मशहूर हुआ, जिसको आज लोग पढ़ते तो हैं लेकिन याद रखना कोई नहीं चाहता। आने वाले दिनों में और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।